नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता की जाहिर, कहा विदेशों से आने वालों को सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद प्रदेश में दिया जाएगा प्रवेश। 5 दिसंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचेंगे बिलासपुर। एम्स की ओपीडी का करेंगे शुभारंभ। सीएम जयराम ठाकुर सहित हिमाचल सरकार के कई मंत्री होंगे उपस्थित। चेतन बरागटा बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। एमसी चुनाव में उम्मीदवार उतारने के दिए संकेत। नगर निगम चुनावों को लेकर तैयार की रणनीति। शिमला में पानी के लाखों के बिल को लेकर लगातार बवाल जारी। जल निगम ने दी मामले में सफाई, कहा 90% बिल सही, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई टीमें। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग पुरजोर तरीके से काम कर रहा है, जिसके लिए आज शाम तक 53,77,000 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के लिए दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को दी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अब बाहर के देशों से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट समेत सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बारे में मैंने कहा कि हमने पिछले कल भी सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ वीसी की है, उसमें डिटेल में चर्चा हुई है। और हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले कुछ जगह स्कूलों में आए हैं, वो थोड़ा चिंता का विषय है। उसके लिए हमने उसको, जैसे जब पंडोह में आए हैं, इसके अलावा 1-2 जगह और भी आए हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि केसेस, एक्टिव केसेस का नंबर लगातार कम हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जहां चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ, ये जो ओमिक्रॉन, जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने, सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं, उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। तो इस बात को लेकर के हमने बात की है। और इसके अलावा मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिति आई है, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन जो आया है, ये चिंता का विषय सभी के लिए है। लेकिन हमारी तैयारी उस दृष्टि से पूर्ण रूप से है। आज शाम तक मुझे लग रहा है कि हम जो हमारा 53,77,000 का जो एक टारगेट जो है वो तय हुआ है वैक्सीनेशन की सेकंड डोज के लिए, और उस डोज को आज शाम तक या कल तक हम उसको अचीव करने की स्थिति है। और परसों तो 100%, मतलब जो उस टारगेट को हम पूरा करेंगे ही। नहीं, अभी तो उस पर देखिए पूरे देश भर में चर्चा चल रही है कि उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। उस बात को लेकर के अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन अगर पूरे देश भर में एक नीतिगत फैसला होता तो उस पर विचार करेंगे कि सभी स्टेट में 18 वर्ष से छोटी आयु के लिए अगर वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर के कोई निर्णय होगा तो हिमाचल उसमें साथ होगा। हिमाचल प्रदेश में एम्स का सपना पूरा हो गया है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल के कई मंत्री उपस्थित होंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर हेलीकॉप्टर द्वारा चंडीगढ़ से बिलासपुर के लुहणू मैदान बिलासपुर में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद एम्स के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि एम्स में ओपीडी का उद्घाटन होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के उत्तम कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख भाई मांडविया जी
हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी विशेष रूप से आ रहे हैं, जो उस दिन एम्स में जाकर जो ओपीडी का शुभारंभ करेंगे और साथ ही उस दिन जो हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगाने में भी देश का अग्रणी राज्य बना है, उस कार्यक्रम में भी ये सभी नेता उपस्थित रहेंगे, जिस कार्यक्रम में इस वैक्सीनेशन के कार्य में हर जिला से स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, उनका प्रेरित किया जाएगा, उनका हौसला बढ़ाया जाएगा और ये नेता वहाँ जनता को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 30 अन्य स्थानों पर वर्चुअली दिखाया जाएगा। हर जिला मुख्यालय, सब डिवीज़न मुख्यालयों पर स्क्रीन लगाकर ये व्यवस्था की गई है। सैकड़ों लोग वहाँ पर भी इस कार्यक्रम को देखेंगे और ये 5 तारीख को जो है भव्य कार्यक्रम आयोजित हो, इसके लिए बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, बिलासपुर के इतिहास में एक नया मील पत्थर साबित होगा। जुब्बल कोटखाई में बगावत के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव लड़ने वाले चेतन बरागटा शिमला में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आज शिमला पहुंचे चेतन बरागटा ने नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जुब्बल कोटखाई में बगावत कर आजाद उम्मीदवार लड़े चेतन बरागटा अब शिमला शहर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। चेतन बरागटा ने नगर निगम शिमला में भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। शहर के उन वार्डों में चेतन बरागटा अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां ऊपरी क्षेत्र की आबादी ज्यादा है। शुक्रवार को शिमला के उपनगर संजोली में महासू वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चेतन बरागटा ने बैठक कर नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। नगर निगम के चुनावों को लेकर टीमों का गठन भी किया गया, जो कि शहर के वार्डों में लोगों को आ रही समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाने के साथ ही शहर में सामाजिक कार्य, रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही अन्य कार्य करेंगी। देखिए, आज बड़े टाइम से मेरा शिमला का प्रवास पेंडिंग था। आज ये दूसरा टाइम है जब मैं इलेक्शंस के बाद यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के जो लोग थे, जो शिमला के हमारे लोग हैं, जो जुब्बल नावर कोटखाई के हैं पर यहाँ शिमला में रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे आदेश दिए थे कि यहाँ पर आना है और एक मीटिंग भी रखनी थी। और मेरा भी एक जिसको बोलते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं इन लोगों का धन्यवाद करूँ। तो आज मैं इनका धन्यवाद भी करने आया था। और क्योंकि देखिए, हम राजनीति में हैं तो आगे की राजनीति की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, चाहे वो हमारे आने वाले एमसी चुनाव हों 2022 में शिमला के अंदर, और साथ ही साथ जो हमारे 2022 में जो विधानसभा चुनाव आएंगे अक्टूबर में या नवंबर में, उसको लेकर हमने एक यहाँ पे चर्चा करी है। और चर्चा को लेकर हम अब आस्ते आस्ते जो टीम है हमारी, जो जिसको हम बोलेंगे छोटी सी टीम है, इसको हम और ज़्यादा विस्तार करेंगे और आगे वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे हमारे लोग यहाँ पे सक्रिय होंगे। एक विषय ये था। दूसरा विषय ये था कि देखिए, हमारा जो मूल जिसको उद्देश्य है वो है समाज सेवा करने का, जिसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए हमारे को कदम उठाने के लिए, जो चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे लोगों की सहायता करनी हो, तो ऐसे लोग इन विषयों को लेकर भी हमने चर्चा करी है। और उसको भी हमने अलग से ग्रुप बनाया है कि यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे जो ज़रूरतमंद है उनको हम कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है और ये बैठकों का क्रम है, ये पहला क्रम था। अब आप देखेंगे आस्ते आस्ते हम इन क्रमों को बढ़ाते रहेंगे और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, चाहे उनकी कोई दिक्कतें हों, चाहे उनके कोई इश्यूज हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम उसको जोर शोर से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे। बता दें कि जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर चेतन बरागटा ने आजाद चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी थी। वहीं अब जुब्बल कोटखाई के बाद शिमला शहर में चेतन बरागटा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। शहर में चेतन बरागटा के काफी समर्थक रहते हैं। ऐसे में उम्मीदवार उतारने से नगर निगम चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।
शिमला शहर में पानी के लाखों के बिल को लेकर बवाल मचता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जल निगम ने इसको लेकर सफाई भी दी है। आपको बता दें कि लगातार शिमला शहर में लाखों के बिल आने के बाद बवाल मचा हुआ था, जिसके बाद जल निगम ने इसको लेकर सफाई दी है और जो भी बिल जारी किए गए हैं उसे सही करार भी दिया है। पेयजल कंपनी ने दावा किया कि जो भी बिल ज्यादा बताए जा रहे हैं वे एरियर के साथ हैं। इसमें कई सालों से पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। नगर निगम के सदन में पानी के लाखों रुपए के बिल देने के मामले पर पार्षदों ने हंगामा किया था, जिसके बाद जल निगम द्वारा कमेटी का गठन किया गया और जांच में पाया गया कि उक्त व्यक्तियों ने कई सालों से पानी का बिल का भुगतान नहीं किया था। हमारे जो डेटाबेस में है वो कोई लगभग 35,000 के करीब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे डेटाबेस हैं। 29-30 हज़ार के करीब हमारी जो है वो बिलिंग अभी हम बिलिंग कर रहे हैं। और बिलिंग में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी डोमेस्टिक जो बिलिंग है वो हमारी 24-25 हज़ार के करीब हम जो कंज्यूमर की बिलिंग कर पा रहे हैं। उसमें से जो हमारे जो बिलिंग का अमाउंट है जो लेस देन 200 है वो हमारे 10,500 कंज्यूमर के करीब है। हमारा जो बिलिंग का जो सिस्टम है वो बाय एंड लार्ज ठीक है, लेकिन जहाँ कमी है वहाँ पे SJPN बिल्कुल उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। उसमें हम जो उनका मीटर है जहाँ से हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं या हमें लग रहा है भी वहाँ से हमारी जो वो बिलिंग की रीडिंग नहीं आ रही है, वो हम उसको टेम्परेरी उसको हम लॉक करेंगे जस्ट टू नो कि वो मीटर किसका है। और उस मीटर के को लोकेट करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने होंगे वो हम लेंगे। एक जो बिलिंग का आया था, जो हमारा जो वाटर बिलिंग का एक्यूमुलेटेड बिल गलत आते हैं, फॉल्टी आते हैं, ये मैटर भी उठता है। और मैं आपके माध्यम से आप कंज्यूमर को ये थोड़ा सा ये इस चीज़ को करें। मैं ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कंज्यूमर को हम ठीक बिल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी की इकट्ठा बिल आ जाता है 5 लाख का और वो ही इज़ नॉट एबल टू पे इट, सो देयर इज़ ए ऑप्शन हमने इसमें सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वो पार्ट बिलिंग पे कर सकता है, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एडवांस बिलिंग का है वो भी हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है। और कुछ कंज्यूमर्स का ये आता है भी हमारा ये बहुत ज़्यादा बिल आया है और ये गलत है। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ इससे 90%, 10% मैं वेरिएशन में इसलिए रख रहा हूँ, सिस्टम में गलती भी होती है। 90% बिल जो है वो करेक्ट आता है। अभी 3-4 दिन पहले हमारा हाउस हुआ पार, तो वहाँ पे किसी ने उठाया था भी 9 लाख का बिल, वहाँ का चक्कर का बिल था, वहाँ का बालूगंज का। हमने उसको चेक कराया यहाँ पे, वो 9 लाख का पूरा बिल पे करने को है। उन्होंने वो बिल 18-19, 19-20, 20-21 सब्सिक्वेंट ईयर में पे नहीं किया हुआ, उसका सरचार्ज भी लगा है और वो बिल नहीं पे हुआ है। और वहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है भी वो काफ़ी बड़ी लोकेलिटी है, काफ़ी बड़ा घर है, तो वहाँ काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे जितना पानी कंज्यूम होगा उतना ही आता है। अगर वो फॉल्टी बिल है, एक बिल में, हाँ ये जरूर है, एक बिल में थोड़ा फ़र्क है। सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल में आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि इस दौरान कंडाघाट कृषि विभाग के पास आलू के बीज पहुंच चुके हैं। अगर कोई भी किसान बीज लेना चाहता है तो वह तुरंत कृषि विभाग पर पहुंचकर इन बीजों को खरीद सकता है। ये जानकारी कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने दी है। उन्होंने बताया कि अभी 300 क्विंटल आलू का बीज मौजूदा समय में यहां पहुंचा है, जिसकी बिक्री भी शुरू कर दी गई है। ये बीज उपमंडल कंडाघाट के बिक्री केंद्र कंडाघाट, वाकनाघाट एवं सायरी में उपलब्ध है। ये बीज लाहौल पोटैटो स्पेशल मनाली से आया है, जिसको कुफरी ज्योति 1 के नाम से जाना जाता है। मैं अभी कंडाघाट खंड की बात करूंगा, जिसमें कि इस टाइम जो हमारा आलू का जो सीजन चला है, तो इसमें हमारे पास 300 कुंटल जो आलू का बीज उपलब्ध है। तो सभी किसान जो कि हमारे लाहौल पोटैटो स्टेशन मनाली से जो लाहौल से जो आया है, तो वो कुफरी ज्योति 1 के नाम से जो वैरायटी है, ये पहले भी आता रहा है। तो कोई भी इच्छुक किसान हो या जिसको चाहिए वो तो यहाँ से बीज हमारे ले सकता है। ये बीज हमारे 3 सेल सेंटर पे इस टाइम उपलब्ध है, सायरी, आपका कंडाघाट और वाकलाघाट में उपलब्ध है। तो जहाँ भी हमारे आदमी बैठे हैं तो वो सेल कर रहे हैं, तो कोई भी इच्छुक किसान है तो वहाँ से
ले सकता है। तो इसकी जैसे आपको पता है कि बुआई आगे 15 दिसंबर के बाद होएगी, तो थोड़ा इसको हीट में रख के इसको लूंग जैसे लोकल भाषा में हम लूंग बोलते हैं, तो लूंगने देना, उसके बाद इसकी बिजाई कर देना। बाकी इस बार जो आलू का साइज है मीडियम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर भी आपने जैसे भी आप बुआई करते हैं जिस तरीके से तो उसको करना है। तो कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं जब तक, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए हफ्ते 10 दिन में हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप ना जाके वहाँ से आलू का बीज खरीद लें। इसके अलावा साथ में हम 2 पैकेट जिंक सल्फेट के दे रहे हैं, जिसका उपयोग इसमें तो कम होता है वैसे तो, पर लेकिन करना है आपने। जैसे सोइंग के बाद आपने तो कुछ दिन के जब थोड़ा इसमें पत्ते निकल जाए तो उस टाइम इसका थोड़ा स्प्रे करना है। नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज में नई शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। सम्मेलन का शुभारंभ पद्मश्री अवार्डी आरसी सोपती ने किया है। इस सम्मेलन में कई बड़े शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं जो नई शिक्षा नीति पर अपने वक्तव्य पेश कर रही हैं। पद्मश्री अवार्डी आरसी सोपती ने साल 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति की सराहना की और कहा कि नई शिक्षा नीति में ये कोशिश की गई है कि हर राज्य में उनको वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, ऐसे में उनके हिसाब से यहाँ कैसी नई शिक्षा नीति लागू की जाए इस पर चर्चा की जा रही है। आज से ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सरकार ने लाई है उसके ऊपर 2 दिन का मंथन किया जा रहा है। चीफ गेस्ट इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर आरसी सोपती पद्मश्री अवार्डी हैं, और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर हिमाचल एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर गुप्ता जी हैं। देश से बहुत दूर दूर से हमारे पास स्कॉलर्स आए हैं, हमारे प्रदेश के भी लगभग 50 स्कॉलर्स दूसरे कॉलेजेस से आए हैं। 2 दिन तक ये मंथन चलेगा कि इस पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश के ऊपर किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी और ज्योग्राफिक कंडीशन बाकी जगह से अलग है। इसी के ऊपर मंथन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है फिर ICSSR को भेज दी जाएगी। गाइडलाइंस को हमने हर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में कैसे आगे लेके जाना है। हिमाचल की अपनी डाइवर्सिटी है, कलकत्ता की अपनी है, आंध्रा की अपनी है। देखो बेसिक गाइडलाइन चाहिए होती है, उस गाइडलाइंस को हमने कैसे चलना है। देखो इंडियन कल्चर में फेस्टिवल है जनवरी में, हम लोहड़ी कहते हैं, नॉर्थ में साउथ में कुछ कहते हैं, बट पर्पस एक ही है उनका कि हाउ ए पर्सन कैन रिमेन हेल्दी बाय ईटिंग फ्यू थिंग्स इन जनवरी एंड वेयरिंग द ड्रेस दैट वे। उसी बात पे हमारी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पॉलिसी में दी है, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इटसेल्फ सेज कि ये हिमाचल में हिमाचल की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगी, पंजाब में पंजाब की ज्योग्राफी और नीड के अकॉर्डिंगली होगी। आपकी जो एजुकेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फॉरेस्ट्री में होगा, पंजाब में एग्रीकल्चर में दूसरी एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, और यूपी में शुगर केन पे होगा। मैंने हर चीज़ का जो है ना, हर प्रायोरिटीज हर स्टेट की अपनी है, विच इज़ नोन एज ए फ्लेक्सिबिलिटी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में अब मरीजों को एक बड़ी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में CT स्कैन के कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के पैसे नहीं लिए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन ने ये सुविधा सभी वर्गों के लिए निःशुल्क कर दी है। शुक्रवार को अस्पताल के कमेटी हॉल में कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार की ओर से अब गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए राहत प्रदान की गई है। इसके तहत अब IGMC में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इस संस्थान में कंट्रास्ट CT स्कैन के लिए जो कंट्रास्ट इंजेक्शन लोगों को खरीद कर लाना पड़ता था, वो अब अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लोगों को अब यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध होगा। और आने वाले समय में आज से ही इनफैक्ट कि लोगों को अब कंट्रास्ट के लिए अतिरिक्त पैसे जो हैं वो लगभग 2000 रुपये के करीब वो अब खर्चा नहीं करने पड़ेंगे। और ये प्रदेश के अंदर इस संस्थान के अंदर आने वाले सब श्रेणी के मरीजों के लिए ये एक सी योजना है। उनकी आय के स्तर से ये योजना का कोई लेना देना नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस इस अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कंट्रास्ट निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध होगा।
संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।